हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो और देखी थी ड्राफ्टिंग के ऊपर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग के ऊपर। इसके अंदर हम उसी को आगे देखेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे डीड के। तो इसके जिसके उसके अंदर हमने समझा था ड्राफ्टिंग क्या होती है, कन्वेंसिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग में क्या डिफरेंस होता है, कन्वेंसिंग और ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, जनरल गाइडलाइंस क्या है हमें ड्राफ्टिंग करने की, जिसके अंदर फ्लावर्स की हमने गाइडलाइंस सीखी थी। और उसके बाद हम देखे थे जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं किसी वर्ड या फ्रेजेस को यूज़ करने के। अब हम देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं डीड के। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डीड क्या होती है। डीड की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डीड इतना बोलती है कि वो राइटिंग के अंदर होती है, और वो राइटिंग किसी पेपर, वेलम या पेरिशमेंट के ऊपर हो सकती है। पेरिशमेंट मतलब कि जैसे स्किन होती है किसी एनिमल के, उसके ऊपर हो सकती है। अभी ज़्यादातर ऐसा तो यूज़ होता नहीं है। और वो सील्ड होती है और डिलीवर्ड होती है। अब डिलीवर्ड होती है इसका मतलब उसके अंदर कोई इंटरेस्ट, राइट या प्रॉपर्टी जो होती है वो दूसरे व्यक्ति को पास हो रही होती है, या फिर ऐसी ऑब्लिगेशन बनाई जा रही होती है जिसके अंदर वो राइट, प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने का अफर्मेशन दी जाती है कि इस तरीके से किया जाएगा। तो एक जो डीड होती है वो ग्रांट प्रेजेंट कर रही होती है, वो सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं होती कि फ्यूचर में ऐसा कर दिया जाएगा। तो इसलिए डीड जो होती है राइटिंग में होती है, साइंड होती है, सील्ड होती है और डिलीवर्ड होती है। और जो हर एक डीड होती है वो इंस्ट्रूमेंट होती है, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट जो हो वो डीड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इतनी बात हमें डीड के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट जो है वो हमें जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर बताया गया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट जो होता है उसको अगर हम देखें तो वो बोलते हैं कि कोई भी मैटर, चाहे हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, और वो किस तरीके से एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, लेटर्स से, फिगर्स से, किसी मार्क से, या फिर इन तीनों में से किसी भी तरीके को यूज़ करके एक साथ, मतलब दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक साथ यूज़ करके, जिससे कि हमारी क्या इंटेंशन होती है कि हम किसी मैटर को उसके अंदर रिकॉर्ड कर लें। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो राइटिंग में होता है। उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो प्रिंटेड हो सकते हैं, लिथोग्राफ्ड हो सकते हैं, फोटोग्राफ्ड हो सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे। मैप और प्लान जो है वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। इसलिए अगर हम कोई चीज़ मेटल प्लेट के ऊपर लिख देते हैं, कोई इंस्क्रिप्शन कर देते हैं मेटल प्लेट के ऊपर, या किसी स्टोन के ऊपर भी कर देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसी तरीके से कोई कैरिकेचर जो होता है वो भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अफोर्ड की गई हो, इन्फॉर्मेशन डाली गई हो, और उस चीज़ को जिसके ऊपर भी डाली गई है, चाहे वो पेपर है, कोई और मटेरियल है, उसको एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस यूज़ किया जा सके, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। मतलब कि किसी की चीज़ के ऊपर अगर कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर कन्वेनियंसिंग आ जाए, कन्वेनियंसिंग का क्लॉज आ जाए, तो वो डीड बन जाती है। अब कन्वेनियंसिंग क्या होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो क्लॉज, जिस जिस क्लॉज से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है उसको हम कन्वेनियंसिंग बोलते हैं। वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारे पास कई काइंड्स ऑफ डीड्स होती हैं। काइंड्स ऑफ डीड्स होती हैं, जैसे कि एक होती है गुड डीड। गुड डीड मतलब कि गुड डीड गुड डीड मतलब कि जिससे गुड टाइटल जो है वो कन्वे किया जाता है, जिससे कि गुड टाइटल जो है वो कन्वे किया जाता है। दूसरी होती है गुड एंड सफिशिएंट। गुड के अंदर तो सिर्फ इतना हुआ। एक होती है गुड एंड सफिशिएंट। गुड एंड सफिशिएंट में क्या होता है, ये एक, मतलब ये जो डीड बनती है गुड एंड सफिशिएंट, ये मार्केटेबल डीड होती है, जिसके अंदर जो टाइटल होता है, गुड टाइटल जो होता है लैंड का, वो कन्वे किया जाता है। इसी को हम गुड एंड सफिशिएंट डीड बोल देते हैं। उसके बाद आती है इंक्लूसिव डीड। इंक्लूसिव डीड जिसके अंदर जो, मतलब जितनी भी डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज होती हैं लैंड की, वो सारी बता दी जाती हैं। इंक्लूसिव डीड इज वन विच कंटेन्स विद इन द डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज लैंड विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द डीड। जैसे हम पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं देते, अभी सारी डीड इंक्लूसिव डीड ही होती हैं, जिसके अंदर बताते हैं कि इस तरफ ये है, ये बाउंड्री रहेगी, इस तरफ इसके रोड है, इधर ये रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंक्लूसिव डीड है। उसके बाद होती है लेटेंट डीड। लेटेंट डीड लेटेंट डीड होती है जिस डीड को 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए रख लिया जाए इन मैंस एस्क्रिटोरिये। ये मतलब किसी भी बॉक्स के अंदर रख लिया जाए, 20 या 20 साल से ज़्यादा के लिए किसी भी बॉक्स के अंदर इस तरीके से रख लिया जाए, तो उसको हम लेटेंट डीड बोल देते हैं। उसके बाद आती है लॉफुल डीड।
लॉफुल डीड हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, जिससे कि कोई लॉफुल टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हम लॉफुल डीड बोल देंगे। फिर होती है प्रिटेंडेड डीड। इस तरीके से कई सारी डीड्स हैं। प्रिटेंडेड डीड्स, प्रिटेंडेड डीड्स मतलब कि जो प्राइमा फेसाई या अपेरेंटली जो है वैलिड लगती है, उसको हम पेटेंट डीड बोल देते हैं। फिर आती है वॉलेंट्री डीड्स। वॉलेंट्री डीड्स वो होती हैं जिसके अंदर हम कोई चीज़ बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर होती है वारंटी डीड। वारंटी डीड के अंदर क्या होगी, जो भी कॉवेनेंट्स होंगे वारंटी से रिलेटेड वो लिखे जाएंगे, उसको हम वारंटी डीड बोल देंगे। फिर एक होती है स्पेशल वारंटी डीड, जो कि जनरल वारंटी डीड के टर्म्स में होती है, लेकिन जो वारंट्स होते हैं टाइटल के, सिर्फ उसके अगेंस्ट होते हैं जो उसके लिए क्लेम करता है। इस तरीके से हमारे पास कई टाइप की डीड्स हैं। अब देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो डीड्स के साथ यूज किए जाते हैं, जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले वर्ड आता है डीड पूल, POOL, डीड पूल। डीड पूल क्या होता है? देखिए, जो डीड होती है दो या फिर उससे ज्यादा पार्टीज के बीच में बनती है, और जितनी कॉपीज रिक्वायर्ड होती है वो उसकी बनाई जाती है। मतलब मान लीजिए 2 पार्टीज हैं तो 2 कॉपीज बनाई जाएंगी, कि ताकि जितनी भी पार्टीज हैं उनके पोजीशन में एक एक कॉपी रहे। तो ये जो इस तरीके से डीड बनती है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, और जहां पे उसकी कॉपी सभी लोगों को दे दी जाती है, उसको हम डीड पूल बोलते हैं, POOL। फिर एक होता है डीड पोल, POLL। अब देखिए, डीड पोल में क्या होता है, ये सिंगल पार्टी की तरह बनाई जाती है। मतलब सिंगल पार्टी जो होती है वो इस डॉक्यूमेंट को बना रही होती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है विल, या फिर आपके पावर ऑफ अटॉर्नी, या आपका एफिडेविट। इसको, ये किस फॉर्म में होती है? सिंगल पार्टी, सिंगल व्यक्ति इसको लिख रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीड पोल बोलते हैं, जो कि बनाई और एग्जीक्यूट किसी सिंगल पार्टी के द्वारा दी जाती है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको हम डीड पोल बोलेंगे। अब इसको ऐसा क्यों रखा गया, मतलब इसके पीछे रीजन है ओल्डन टाइम्स का, क्योंकि इसको पोल्ड कर दिया जाता था और काट दिया जाता था ऊपर से। मतलब इसकी जो एज होती थी एकदम क्लीन कट होती थी, क्लीन कट एज होती थी इसकी, और इसको बेसिकली पावर ग्रांट करने के लिए दिया जाता था। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी एक डीड पोल है, जिसको एक सिंगल पर्सन लिख रहा होता है, सिंगल पार्टी लिख रही होती है, तो ये हमेशा एक पर्सन लिख रहा होता है। इसको हम डीड पोल बोलते हैं। और डीड पूल में जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में जब कोई डीड बनती है और उसकी उतनी ही कॉपीज बनाई जाती है जितनी पार्टीज होती हैं, ताकि हर एक पार्टी के पास उसकी कॉपी हो, तो उसको हम डीड पोल बोलते हैं, डीड पूल बोलते हैं। और जहां पे एक पार्टी बनाती है उसको डीड पूल बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। डीड पूल, POOL, एक से ज्यादा पार्टीज। डीड पोल, POLL, एक पार्टी। फिर देखिए, एक वर्ड यूज होता है इंडेंच्योर। इंडेंच्योर, यहां पे क्या होता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होती हैं, तो एक पीस, मतलब एक पीस पेपर के ऊपर डुप्लीकेट वर्ड लिखा जाता है। इट वॉज रिटन इन डुप्लीकेट अपॉन 1 पीस ऑफ पैरिशमेंट, वही जैसे मैंने आपको बताया था स्किन वगैरह के ऊपर, वैसे डुप्लीकेट वर्ड लिखते हैं। एंड 2 पार्ट्स वर सर्व सो एज टू लीव एन इंटेंडेड और वेरिएज। और इसको यहाँ कहीं से भी ऐसे बीच में से फाड़ दिया जाता था, ताकि जो उसकी एज है वो कोई उस तरीके से ना बना सके, और बाद में जाके जब उन दोनों को जोड़ा जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ, ये दोनों व्यक्ति जो है ओरिजिनल है। फॉर बीइंग देन रेंडेड वेरी डिफिकल्ट, इंडेंचर वर्स कोल्ड एज एंड टाइम दे आर इंटेंडेड और कट विद अनइवन एज काट दी जाती थी उनकी। In olden times, the practice was to make so many copies or part as they were called of the instruments as they were parties. अब मान लीजिए 3 पार्टीज है तो उसको 3 हिस्सों में काट दिया जाएगा। जैसे ये हमने बनाया किसी पैरिशमेंट के ऊपर, अब यहाँ से इसको अनइवन तरीके से काट दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके, कि जब तीनों मिलाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ, ये ओरिजिनल है। फिर ये हो गया इंडेंच्योर। इंडेंच्योर के अंदर डुप्लीकेट वर्ड ऐसे लिख दिया गया, फिर इसको मिलाया, उससे पता चल गया कि ये मिल रहा है तो मतलब ये ठीक है। फिर होता था साइरोग्राफम। अब ये चीजें यूज नहीं होती। साइरोग्राफम भी एक इसी तरीके से, मतलब जैसे इंडेंच्योर है इसी तरीके से यूज होता था। इसके अंदर डुप्लीकेट की जगह पे वर्ड क्या लिख दिया जाता था उसके ऊपर? साइरोग्राफम। ये वर्ड उस डॉक्यूमेंट पे लिख दिया जाता था,
दो या दो से वही जैसे ऐसे कॉपीज के बीच में साइरोग्राफम वर्ड लिख दिया जाता था और फिर उसको बीच में से काट दिया जाता था, इस तरीके से अनइवन तरीके से काट दिया जाता था, ऐसे स्ट्रेट नहीं अनइवन तरीके से काट देते थे कि जब दूसरा वर्ड उससे मिलाया जाए, मतलब दूसरा जो पार्ट है उससे मिलाया जाए, तो वो जो वर्ड है साइरोफेरेगम वो पूरा एक साथ पढ़ा जाए और उससे पता चल जाए कि कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर रहा और एकदम ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद वर्ड आता है डीड एस्क्रो। अब डीड एस्क्रो क्या होता है? डीड जो है वो एक पार्टी के द्वारा साइन की जाएगी और डिलीवर कर दी जाएगी दूसरे को एज एन एस्क्रो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीड एस्क्रो। मतलब मान लीजिए मैंने एक डीड बनाई, अब मैंने इसको यहाँ साइन कर दिया, अब दूसरी पार्टी का भी साइन होना था, मैंने उसको, अब ये क्या कहलाएगी? अभी जब साइन नहीं, एस्क्रो कहलाएगी, डीड एस्क्रो कहलाएगी। ये परफेक्ट डीड नहीं है, ये भी सिर्फ राइटिंग के अंदर आ गई। अब जब तक इसके ऊपर सारे व्यक्ति साइन नहीं कर देंगे तब तक इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और जिस दिन भी आखिरी व्यक्ति साइन करता है ना डीड के ऊपर, उस दिन से वो डीड ऑपरेटिव कहलाती है, ऑपरेशन के अंदर आती है। तो एस्क्रो का मतलब क्या होता है? सिर्फ अगर आप एस्क्रो का मीनिंग वैसे भी देखोगे तो इसका मतलब होता है सिंपल राइटिंग। और ये अभी डीड नहीं बनी क्योंकि इसके ऊपर सभी के साइन नहीं हुए, तो पूरी कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बाद ये डीड कहलाती है, तो इसको हम डीड एस्क्रो बोल देते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो है हमारी यूज होती हैं। अब हमें पता चल गया डीड क्या होती है, क्या वर्ड्स होते हैं, ड्राफ्टिंग क्या होती है, डीड डॉक्यूमेंट कब डीड बनता है। तो बहुत सारे टाइप की डीड्स होती हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, जैसे गिफ्ट डीड बनाते हैं, लीज डीड बनाते हैं, मॉर्गेज डीड बनाते हैं, सेल डीड बनाते हैं। तो उनके अंदर अलग अलग बातें आती हैं और ये सब पैराग्राफ वाइज के अंदर लिखी जाती हैं कि इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से लिखी जाती है। हर एक पैराग्राफ में रिलेटेड और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, जो चीज़ उससे रिलेटेड है और जो चीज़ उससे रेलेवेंट है। अब देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए सबसे पहले ये बहुत कॉमन है, जो हर एक डीड में लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल। डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जिस भी चीज का टाइटल दिया जा रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। जैसे कि दिस सेल डीड, जब आप बिल्कुल शुरुआत करोगे तो ऐसा लिखा जाता है दिस, अगर सेल डीड है तो दिस सेल डीड मेड ऑन, डेट लिख के एट, फिर लिखा जाता है बिटवीन करके कि इसके बीच में और इसके बीच में लिख रही है। तो ये जो दिस सेल डीड है ये क्या है? टाइटल का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। ऐसे लिखेंगे दिस डीड ऑफ मॉर्गेज, ऐसे लिखेंगे दिस डीड ऑफ लीज। ये चीजें क्या होती हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड टाइटल होती हैं। दिस डीड ऑफ एक्सचेंज, दिस डीड ऑफ गिफ्ट। तो ये सारे वर्ड से जो हमारी जो डीड होती है वो शुरुआत होती है, दिस डीड ऑफ गिफ्ट। तो इससे जब बिल्कुल बंदा पढ़ना स्टार्ट करता है ना, उसको सिग्नल मिल जाता है कि अब मैं किस चीज़ की डीड पढ़ रहा हूँ, या इस डीड में क्या चीज़ ट्रांसफ़र होगी, या ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है ये किस चीज़ के लिए है, क्या कन्वेंसिंग होगी, कि ये कन्वेंसिंग का क्लॉज उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, इस डॉक्यूमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, कि इसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती है। फिर लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिस डीड ऑफ, जैसे लीज लिखा, इज मेड ऑन, और प्लेस लिखी जाती है। दो चीज़ें लिखी जाती है, क्या? प्लेस एंड डेट। अब प्लेस एंड डेट लिखने से क्या होगा? इससे ना बेसिकली हमें एक तो जुरिडिक्शन पता चलेगी प्लेस से, और दूसरी बात डेट से हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट होगा कि किस दिन ये डीड बनी। और अगर हमें कोई केस वगैरह फाइल करने तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से होता है, तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर होता है तो हमें वो पीरियड कब से स्टार्ट होगा तो उसके लिए डेट डालना जरूरी होती है। तो इसलिए ये जो डेट होती है ये मेंशन की जाती है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। अब जैसे ये लिखा कि भाई ये इस दिन हुई, फिर हम इसे लिखते हैं बिटवीन ए सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, फादर का नाम आता है, रेजिडेंस आता है, हियर इन आफ्टर कॉल्ड, जैसे सेलर, ऑन द
वन पार्ट, पहली पार्टी ये हो गई, डिस्क्रिप्शन आ गई इस पार्टी की। फिर दूसरी पार्टी बी, वही सन ऑफ रेजिडेंस ऑफ हेयर इन आफ्टर कॉल्ड परचेजर ऑन द अदर पार्ट। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो जो पार्टीज हैं, तीसरी बात क्या लिखनी है, जो पार्टीज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिससे हमें पता चल जाए कि वो कौन है, क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, और आप एज भी मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे ये तो मैंने सिंगल पर्सन का बताया, ऐसी मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कंपनी में कंपनी खुद तो नहीं कर सकती, तो उसको क्या होता है कि जैसे कंपनी ये हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कोई रिप्रेजेंटेड थ्रू, फिर उस बंदे की डिटेल आ जाती है, ये नाम, ये ऑन द वन पार्ट, या फिर हेयर इन आफ्टर कॉल्ड जो भी लिख रहे हो, जैसे सेलर परचेजर, फिर उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी डिटेल आ जाती है। तो ये चीज़ हो गई भाई, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी को, या फिर जो भी है उस तरीके से फिर उसको लिखा जाता है। फिर आते हैं हमारे, जब हमने ये लिख लिया भाई, टाइटल लिख दिया, डेट प्लेस लिख दिया, डिस्क्रिप्शन आ गया पार्टीज का, फिर आते हैं रिसाइटल्स। क्या आते हैं? रिसाइटल्स आते हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी ना शॉर्ट टाइप स्टोरी लिखी जाती है, शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है। और ये जो रिसाइटल्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, जिसको वेयर एज करके लिखा जाता है। जब आप डीड पढ़ोगे तो कैपिटल में लिखा जाता है वेयर एज, तो इसी को हम रिसाइटल्स बोलते हैं। अब ये नरेटिव फॉर्म्स में हो सकते हैं, जिसके अंदर हम उसकी पास्ट हिस्ट्री लिखेंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्या है ये प्रॉपर्टी, कहाँ से आई उसके पास, ऑनर के पास, सारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो लिख देंगे। तो ये हो गया, नरेटिव चीज़ लिख दी। उसके बाद हम जो उसके मोटिव वगैरह होते हैं, इंटेंशन जो होते हैं वो लिखते हैं, कि क्यों वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्या इंटेंशन है उसको ट्रांसफ़र करने के पीछे। और दूसरी बात आती है, जो दूसरा होते हैं इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स, जिसको हम पहले नरेटिव लिखते हैं, ये सारी बातें लिख दी, और फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी रिसाइटल, जिसके अंदर हम बेसिक ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये होते हैं रिसाइटल। तो जो रिसाइटल्स होते हैं ना, वो एस्टॉपल के तौर पर काम करते हैं। कैसे, क्या काम करते हैं? एस्टॉपल मतलब एक बार जो आपने बात बोल दी उससे आप मुकर नहीं सकते। अगर आपने जो मेन कंटेंट लिखा है उसके अंदर अगर कोई बात रह जाती है, तो ये जो होते हैं रिसाइटल्स, ये एज ए एस्टॉपल काम करते हैं, और इनकी अपनी एविडेंटरी इंपॉर्टेंस होती है, इनको भी यूज किया जाता है एविडेंस के तौर पर, जो वेयर एज करके स्टार्ट होते हैं जितने भी, ठीक है, वेयर एज करके लिखते हैं बेसिकली इसको हम। फिर आते हैं टेस्टेटम। अब जब आप अपने मेन कंटेंट को लिखना शुरू करते हो तो ऐसे लिखते हो, विटनेसिंग नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज, ऐसे करके लिखते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टेटम। फिर अपनी मेन बात पे आते हैं हम, ठीक है। अब मेन बात के अंदर क्या क्या बात लिखते हो? सबसे पहले आपका कंसीडरेशन होना जरूरी है, कि आपने कितने कंसीडरेशन के लिए, किस चीज़ के लिए इस प्रॉपर्टी को या जिस भी चीज़ की डीड बना रहे हो ट्रांसफ़र किया है। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है, और ये किस हिसाब से हुआ, आपने इंडियन स्टैम्प एक्ट को फॉलो किया है, ये सारी बातें आपने उसके अंदर लिखनी होंगी। अब कंसिडरेशन की बात आई तो आप रिसीप्ट की बात लिखोगे, रिसीट की बात लिखोगे, आपको किस तरीके से पेमेंट रिसीव हुई, कब रिसीव हुई, आपने कब एक्नॉलेजमेंट दी, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। कि नाउ दिस डीड विटनेसेस दैट इन परसुएंस ऑफ द अबोरसेड एग्रीमेंट एंड इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ ₹1 लाख पेड बाय द ट्रांसफरी टू द ट्रांसफर बिफोर एग्जीक्यूशन देयर ऑफ, कि भाई इसके एग्जीक्यूशन होने से पहले ₹1 लाख दे दिए गए हैं, तो आप इस तरीके से एक्नॉलेज कर देते हो, तो उसको रिसीट बोल देते हैं। फिर आता है ऑपरेटिव क्लॉज। ऑपरेटिव क्लॉज जिसके अंदर मेन ऑपरेटिव वर्ड्स आते हैं, जिसके हिसाब से वो जो ट्रांजैक्शन है या जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांजैक्शन होती है। तो ये हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर, हर एक सर्कमस्टांसिस के अंदर वर्ड्स इसके अंदर अलग अलग होंगे। जैसे हम मॉर्गेज की बात करें तो ऐसे लिखेंगे ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ सिंपल मॉर्गेज, या फिर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर लिख देंगे बाय ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब इस तरीके से जो भी हमारे टेक्निकल वर्ड्स होंगे वो सारे यूज़ होंगे, ठीक है। आप मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, तो उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आएगी, सारी आप डिटेल लिखोगे कि इसके यहाँ पे ये है, इसके यहाँ पे ये है, इसके यहाँ पे ये है, तो ये सारे ऑपरेटिव पार्ट के अंदर ही आ जाते हैं, जिसको हम मेथोडिकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मेथोडिकल पूरे मेथड्स को यूज़ करके, ऑल दोज, तो पूरी मेथड यूज़ करके जो भी
साथ में आप बताओगे कि मैंने इसके अंदर मैप लगाया है, इस तरीके से फिक्स किया है, तो ये सारी बातें उसके अंदर लिखोगे। अब मान लीजिए वो प्रॉपर्टी कोई मशीनरी है तो वो अर्थ से अटैच्ड है, सारी जितनी भी बातें वो लिखोगे। फिर आती हैं एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस क्लॉज। रिजर्वेशन क्लॉज, अब आप कोई बातों को, सर्टेन राइट्स को एडमिट करते हो कि भाई ये एंजॉय किए जाएंगे, किसके द्वारा? ट्रांसफर के द्वारा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी वो एग्री हुआ है उस ट्रांसफर करने के लिए। तो इसको हम क्या बोल देंगे? एडमिशंस बोल देंगे, मतलब एक्सेप्शंस हो गई। तो जितनी भी मतलब उसके द्वारा ये राइट्स अपने पास रिजर्व करके रख लिए गए, तो जितनी भी एक्सेप्शंस रिजर्वेशंस होंगी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो ऑपरेटिव वर्ड्स के बाद आएंगी। पहले ये सारी बातें आएंगी ऑपरेटिव जितनी भी हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी बातें लिखी जाएंगी। उसके बाद जो है हमारा एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशन क्लॉज आएगा। अब उसके बाद आता है हबी हबीएंडम हबी हबीएंडम क्लॉज आता है। मतलब कि जिस क्लॉज के अंदर, मतलब हबीएंडम जो है वो डीड का पार्ट होता है जो कि इंटरेस्ट के बारे में लिखता है। मतलब जैसे परचेजर जो है प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट वो ले रहा है ना, उसको हम बोलते हैं हबीएंडम। जैसे हमने लिखा कि इसने ये चीज इस प्रॉपर्टी में ली, इसकी ओनरशिप ली, इसके अंदर लीज ली, तो ये जो बात लिख रहे हैं वो क्या है? हबीएंडम है। जो भी इंटरेस्ट को ले रहा है कौन? परचेजर, उसको हम बोलते हैं हबीएंडम। और बेसिकली अभी तो ये वर्ड यूज नहीं होता, टू हैव एंड होल्ड इस तरीके से लिखा जाता था पहले। अब ये वर्ड इतना यूज नहीं होता और जरूरी भी नहीं है लिखना हबीएंडम के लिए। फिर आते हैं हमारे पास कॉवेनेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स। कॉवेनेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब देखो कि कोई भी एग्रीमेंट जो किसी सील के अंदर किया जाता है तो उसको हम कॉवेनेंट्स बोल देते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं ना कि द पार्टीज आर फोर्सेड हियर टू हियर बाय म्यूचुअली एग्री विद ईच अदर एज फॉलोज, तो वो क्या है? कॉवेनेंट्स है। फिर आते हैं हमारे पास टेस्टिमोनियम क्लोज। टेस्टिमोनियम क्लॉज जिसके अंदर हम लिखते हैं कि ये जो पार्टीज हैं ये इस डीड को, इस एग्रीमेंट को साइन कर रही है। जैसे पूरी लाइन ऐसे लिखते हैं ना, इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज हियर टू हैव हियर एंड टू सेट देयर रिस्पेक्टिव हैंड एंड सील द डेट ईयर एंड फर्स्ट अबव रिटर्न। फिर उसके बाद विटनेस के नाम आ जाते हैं और पार्टीज आ जाती हैं। इस तरफ पार्टीज आ जाती हैं, इस तरफ विटनेस के नाम आ जाते हैं। विटनेस की डिटेल आ जाती है, इधर भी डिटेल आ जाती है, इधर जैसे सेलर, इधर परचेजर, इसके साइन हो जाते हैं, इसके साइन हो जाते हैं, विटनेस 1 विटनेस 2 के साइन हो जाते हैं। तो ये टेस्टिमोनियम क्लोज होता है, जो इससे पहले यहाँ पे लाइन लिखी जाती है इन विटनेस वेयर ऑफ करके। फिर सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन हो गई, ये जो मैंने बताई। तो इतनी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एंडोर्समेंट या सप्लीमेंटल डीड्स क्या होती है। एंडोर्समेंट मतलब जैसे हम देखा अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को, इसके पीछे ऐसे लिख के कि एंडोर्स कर रहे हैं, उसको हम एंडोर्समेंट क्लोज कर देते हैं कि इसके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सप्लीमेंटल डीड्स होती हैं, जैसे मान लो आपने एक ये डीड बनाई, इसके अंदर कुछ बातें रह गई, अब इसके एडिशन में कुछ बातें बनानी है, तो आपने एक डॉक्यूमेंट और बनाया तो उसके अंदर लिख दोगे कि ये सप्लीमेंटल डीड्स हैं, ये जो डीड है ये इसके एडिशन के अंदर है, ये फैक्ट्स और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो उसको हम सप्लीमेंटल डीड बोल देते हैं। जो सेम सब्जेक्ट के ऊपर न्यू फैक्ट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये सारी बातें टोटली हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके अंदर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग देखे और साथ साथ रिलेवेंट सब्सटेंटिव रूल्स देखे। अब हम इसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से और किस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है, जैसे रिजोल्यूशन वगैरह और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो भी देखेंगे ड्राफ्टिंग के अंदर इस वीडियो के बाद। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।